Hello everyone, welcome to the newest and strongest channel of CUET 2024. I am Prashant Kumar, final year student of Business Economics Honors in University of Delhi। और आज हम करने वाले हैं आपके प्यारे से सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले। हम सिलेबस का देखते हैं पहले सिलेबस में है क्या क्या, और उसके बाद सिलेबस के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस के साथ। सिलेबस आपका शुरू होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ 2 यूनिट में इन्होंने कवर अप किया है। पहला यूनिट इंट्रोडक्टरी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये पढ़ लो, कंप्लीट सिलेबस करो। पहले जो हम फोकस करेंगे वो मेन जो हमारा टॉपिक है जहां से बल्क ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम उसे टारगेट करने वाले हैं। और लास्ट में अगर हमें टाइम मिलता है तो डेफिनेटली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पे भी जाएंगे। बट यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि मैंने पेपर्स को एनालाइज किया, मुझे ऐसा कोई खास क्वेश्चंस यूनिट 1 से देखने को नहीं मिला। बट वहीं पे यूनिट 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से सिर्फ एक मात्र यही यूनिट बचता है जहां से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप सब ने ये सब पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास 12th में। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑलरेडी आप सब ने ये डिस्कस कर रखा है। बस हम थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है एक दफा फिर से वो आपके जहन में आ जाए और हर एक तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। दूसरा जो इसमें टॉपिक दे रखा है वो डिमांड का है। इसमें हम मार्केट डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हर एक चीज को अच्छी तरह से देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल लगभग हर एक साल देखने को मिलती है उस चीज पे। तो डेफिनेटली हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे डिमांड कर्व का मूवमेंट होता है, कैसे शिफ्ट होता है, हर एक चीज को हम अच्छे तरह से इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, 2 कमोडिटी केस की भी देख रहे होंगे हम। उसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिकल मेथड, हर एक मेथड से इलास्टिसिटी कैसे निकाल सकते हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से डिटेल में, प्रिसाइज मैनर में हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे। बढ़ते हैं हम अब आगे। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो, अगर आपकी पकड़ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, समझ लो आपका बेला पार है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे मेजर पोर्शन यहाँ पे दे रखा है। 10 यूनिट है, जिसमें से 5 से 6 यूनिट कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। तो अगर आपने मैक्रो को अच्छे से पढ़ा है, आपका काम 80 to 90% ऑलरेडी डन है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरह से। स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ये 4 चीज आपके जहन में बिल्कुल होनी चाहिए। हर बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे सिलेबस के अंदर। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, हर एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप आ जाते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट कब अचीव होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, साइक्लिकल, सर्कुलर, हर एक तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 2 सेक्टर मॉडल में हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उन चीज पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर मल्टीपल फॉर्मूला व्हिच आर यूज्ड फॉर मल्टीप्लायर। तो हम हर एक फॉर्मूला को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से देखने वाले। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड किस तरह हो जाता है, डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट कब होता है, क्या काउज है, क्या प्रॉब्लम्स उससे अराइज हो सकती है, हर एक चीज को हम अच्छे से देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है मेजर्स टू एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, कैसे हम मेजर कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को, कैसे हम मेजर कर सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड को, हर एक चीज को देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम अपने अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 5 में हमारा मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है, हर एक
बैंक के फंक्शंस के बारे में, गवर्नमेंट का क्या रोल है, आरबीआई का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर, कैसे वो स्टेबल रखती है इकोनॉमी को, हर एक चीज ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये यूनिट 5 और ये यूनिट 4, इन दो यूनिट से 10 क्वेश्चन देखने को मिले 2022 सीयूईटी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 क्वेश्चंस। अब आप ये मानो 10 यूनिट है आपके सिलेबस में और सिर्फ 2 यूनिट से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर इन 2 यूनिट को आप कर लेते हो, और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस कोई बहुत ही वास्ट, कोई बहुत ही अलग दे रखा है, जो लिखा हुआ है सिलेबस में डायरेक्ट सिलेबस से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और अगर आप 10 क्वेश्चंस सही करके आते हो, कितने क्वेश्चंस करने, 50 क्वेश्चंस है जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, और 10 तो सिर्फ 2 यूनिट से आ रहे हैं आपके। 25% मार्क्स तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2 यूनिट, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। और हम अपनी सीरीज की शुरुआत जो है, हम अपनी इस जर्नी की शुरुआत जो है इन्हीं 2 यूनिट से करेंगे, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये दोनों यूनिट, क्योंकि ये आगे जब आप पढ़ोगे आगे भी ये दोनों यूनिट को काफी एक्सटेंड में काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीयूईटी इस दोनों यूनिट पे लगातार काफी फोकस करती है और इन दोनों यूनिट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले यूनिट की तरफ, डेट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें यही है गवर्नमेंट बजट मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट के। हर साल आपने सुना होगा इंटरिम बजट कभी आता है, कभी मेन जो हमारा सेंट्रल बजट है वो आता है। हर एक टाइप के बजट को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। रिसिप्ट देखने वाले हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है इनकम, यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर देखने वाले हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हर एक चीज को। नेक्स्ट हमारा यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट देखने वाले हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के पूछ लिए जाते हैं कि करंट अकाउंट के ऑप्शंस आपके सामने 4 रख दिए जाएंगे, बताना होगा आपको कि इनमें से आप बताइए कि करंट अकाउंट के कौन कौन से पार्ट है, कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से कंपोनेंट है। तो यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट आपका रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका है इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट वही सारी चीजें जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है। हालांकि सीयूईटी एनटीए जो क्लियरली नोटिस दे रखी है कि सिलेबस एज पर 12th ही है, बट आपको 11th का भी थोड़ा सा देखना होगा इंडियन इकोनॉमिक के केस में, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चंस इस पे से आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हम इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के भी पार्ट को देख रहे होंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत ही अच्छा। पास्ट में थोड़ा सा जाएंगे और हम अपने इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। देन हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, क्या करंट चैलेंजेस है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर एक चीज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पॉवर्टी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी का क्या केसेस है, क्या होता है ये दोनों पॉवर्टी, हम उसे अच्छे तरह से देख रहे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉयमेंट के टाइप, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, हर एक चीज को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज क्या होती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज है, हर एक चीज को हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट जो है वो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। एक्सपीरियंस कैसा है इंडिया का, डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरह इंडिया हमारी इकोनॉमी जो है, एज इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रही है, क्या चैलेंजेस आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स है अभी भी जिसको हम टैकल कर सकते हैं, हर एक चीज को हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं। और हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। डेफिनेटली ये चीजें भी हम देख रहे होंगे और क्या क्या इशूज है, जैसा कि मैंने बताया आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में, सेक्टरल डेवलपमेंट में कौन कौन से सेक्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा नीड है, उन सब चीजों को भी हम देख रहे होंगे। और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है, उन सभी चीजों को हम देख रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि सिलेबस आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, और अगर नहीं भी देखें तो डेफिनेटली अभी आपने देख लिया सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो हमें करना है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है हमारी इस पूरी जर्नी में। अच्छा, सोर्सेज क्या रहने वाले हमारे,
कहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी फील्ड में जाने से पहले, किसी भी खेल को खेलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सोर्स, हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपने मैच की जो प्रिपरेशन कर रही हैं, उस किस सोर्स से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। हमारा मेन जो सोर्स है दिस वन। अच्छा, अभी आप लोग में से काफी लोग कह रहे होंगे एनसीईआरटी तो हमने पढ़ रखा है, ये तो कुछ भी नहीं। बट अगेन एनसीईआरटी पढ़ना और ढंग से पढ़ना, उसे अपने दिमाग में बिठाना एक बहुत ही अलग चीज है। कई बार क्या होता है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस में, वो डायरेक्ट जो बॉक्सेस बने होते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं जनरली, यहाँ से तो क्या ही आएगा, वहां से क्वेश्चंस उठा के पूछ ले जाते हैं। तो हमारा मेन जो सोर्स रहने वाला है वो एनसीईआरटी रहेगा। ये दोनों बुक बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, पढ़े ही होंगे आप लोग। तो इन दोनों बुक को मेन रेफरेंस। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम बारीकी से हर एक क्वेश्चंस जो आ रखे हैं हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय संदीप गर्ग। बुक्स जनरली स्कूल्स में रेफर की जाती है, शायद आपको भी रेफर की गई होगी। तो जो भी थोड़ा सा वास्ट कंसेप्ट है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि थोड़ी सी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम इस बुक को भी रेफर कर रहे होंगे। अच्छा, ये दो बुक जो है एडवांस लेवल की बुक है, और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो लगेगा मुझे कि आपके यूज की है, मैं उसे डेफिनेटली वहाँ से पिक करके आपके लिए लाऊंगा। ये दो बुक जनरली मैं पर्सनली अभी आपके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली ये थोड़ी सी एडवांस लेवल के और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है इसे पढ़ने के लिए, और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। तो अगर आपके पास टाइम है, जो कि शायद मुझे लगता है कि अब नहीं है, तो जाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। यहाँ से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जनरली ये यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ है, BHU DU, वहाँ पे प्रोफेसर द्वारा रेफर की जाती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इनमें से इम्पोर्टेंट होगी मैं उनको पिक करके अपने वीडियोस में लाता रहूँगा। तो बस बने रहना है आपको हमारे साथ। बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। अच्छा, एग्जामिनेशन स्कीम भी देख लेते हैं कि क्या स्कीम है एग्जामिनेशन की। आप लोगों को ऐसे पता ही होगा, बट एक बार फिर से देखते हैं क्या है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा, कई लोग अभी से ये कह रहे हैं कि CBT ही होगा। डेफिनेटली देयर इज हाई चांस कि CBT में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, बट एज पर द NTA नोटिफिकेशन अभी तक ये है कि हाइब्रिड मोड में होगा। इट विल डिपेंड अपॉन रजिस्ट्रेशन। इफ देयर इज लेस नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन देन देयर इज अ हाई चांस कि वो CBT में ही करवाए, बट अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो चांसेस हैं कि पेन एंड पेपर भी, OMR सीट भी आपको फिल करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा टोटल क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं। डोमेन सब्जेक्ट जो कि जैसा कि आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसमें से 50 क्वेश्चंस रहने वाले, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस आपके सामने चॉइस ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से जो मोस्ट एक्यूरेट होगा आपको उन्हें सेलेक्ट करके आना है। कई बार होता है कि एक से ज़्यादा भी आंसर्स सही होते हैं, ऐसा CUET के एग्जाम में देखा गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो मोस्ट एक्यूरेट होगा, जो भी मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगा, आपको उन्हें सेलेक्ट करके आना है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, एक दफ़ा फिर से ये वही चीज़ें हैं। CUET एग्जामिनेशन मोड आपको हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन अभी तक की नोटिफिकेशन जो है उसके हिसाब से है। नंबर ऑफ स्लॉट्स 2 to 3 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका CUET एग्जाम टाइमिंग अभी अपडेट होना है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे। CUET सेक्शन 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। सेक्शन 1 A and B लैंग्वेज रहेगा, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सेक्शन 2 के अंदर आपका डोमेन सब्जेक्ट जो हम यहाँ टेकल करने वाले हैं अभी, दैट इज इकोनॉमिक्स रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका सेक्शन 3 जनरल टेस्ट रहने वाला, जो कि ऑप्शनल। नेक्स्ट आपका है निगेटिव मार्किंग। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निगेटिव मार्किंग। बहुत बच्चों का क्वेरी ये रहता है कि सर क्या निगेटिव मार्किंग है। डेफिनेटली है। तो आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। जिस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जेन्युइनली पता हो, बस आपको
वहां टिक करना है। डेफिनेटली अगर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो आप चांस ले सकते हो। आई पर्सनली हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 2 को तो आप ऐसे ही कट कर रहे हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, बट 2 में आप कंफ्यूज हो, जस्ट टेक अ चांस, टेक अ चांस, देयर विल बी अ हाई चांस कि आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। मार्किंग स्कीम क्या है, काफी बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है। 40 क्वेश्चंस हैं आपके, 40 क्वेश्चंस हैं, ये आपके टोटल मार्क्स हो गए। अच्छा, अगर आपने गलत किया ये -1 हो रहे होंगे, ठीक है। तो +5 करेक्ट के, -1 गलत के। गलत पे हमें फोकस नहीं करना, हमें करेक्ट पे फोकस करना है, हमें +5 चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा ये पिरामिड क्या है बच्चों? ये पिरामिड जो है ये हमारी बिल्कुल जो रहने वाली है अप्रोच, किस तरह हम सीयूईटी को टैकल करने वाले हैं उसकी, वो बस रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला जो हमारा बेस है पिरामिड का वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू, आपके सिलेबस को बिल्कुल एनालाइज करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो सकते हैं, हम उन्हें पिक कर रहे होंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम सबसे पहले टैकल कर रहे होंगे। हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक वाइज जाकर हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आए हैं, हम हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। हर एक ऑप्शंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे होंगे, हर एक ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपको पूरी एनालाइजेशन के साथ ये चीजें करवाई जाएगी। उसके बाद क्या कर रहे होंगे, जब हमारा ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल मूव टू द थीम बेस्ड स्टडी, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि किसी टॉपिक में, किसी यूनिट में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट थीम है जिसको एमसीक्यूज या क्वेश्चंस के थ्रू समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा। वैसे ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं ज्यादातर है, बट definitely there is some topic in the syllabus that we can't understand via the help of important MCQ or with the help of questions। तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, थीम बेस्ड पढ़ाई कर रहे होंगे और उस टॉपिक को हम अच्छी तरह से पहले वीडियो के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद उस पे जाएंगे और उसके बेस्ड जो है MCQs कर रहे होंगे। थर्ड जो है हमारा लास्ट, दैट इज चैप्टर वाइज MCQ, और लास्ट में हम चैप्टर वाइज जाकर भी एनसीईआरटी बेस्ड, चैप्टर वाइज ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, डेफिनेटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा क्योंकि इट इज हाईली रिकमेंडेबल कि आप सीयूईटी के लिए एनसीईआरटी को रेफर करो। तो हम एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिल्कुल बेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम थीम बेस्ड पे मूव करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पे जाएंगे। और बिल्कुल आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पे आके अपना झंडा लहराना है, टॉप पे एकदम चढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं जी, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये देख लीजिए, ये झंडा लहलहाता झंडा बीएचयू का और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की दीवारें आपको बिल्कुल पुकार रही है। तो एकदम ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही जल्द हम अपने सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं, तो बस कनेक्टेड रहिए चैनल से। और चैनल को के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है पता है आप लोगों को, ऑलरेडी आप लोग स्मार्ट हैं, तो बस वो काम करना है और कनेक्टेड रहना है। हम अपने सीरीज की शुरुआत बहुत ही जल्द कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।